हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आजकल हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्च 2023 को एनालिसिस डिटेल में। हर बार हम लोग करते हैं, तो इस बार का जो पेपर है वो दो शिफ्ट हुए हैं। पहले शिफ्ट 1 कर लेते हैं और उसके बाद हम चलेंगे शिफ्ट 2 पे। आज पार्ट 2 है शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर का, स्पेशली इकोनॉमिक्स का। 1 to 25 हम लोग पहले ही कर चुके हैं। टुडे वी विल सॉल्व ऑनवर्ड्स 26 to 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस हम लोग इसमें कवर कर लेंगे, मतलब 25 प्लस 25 अभी तक 50 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। एक बार अगर नहीं वॉच किया तो वॉच कर लेना, नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो जो जून होना तो स्वाभाविक है, अभी फॉर्म भी निकल जाएंगे, लेकिन जून की तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अभी बैचेस अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो यूजीसी नेट का कंबाइंड बैच पेपर 2 इकोनॉमिक्स चल रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। पीजीटी इकोनॉमिक्स की अगर तैयारी कर रहे हो तो डेडिकेटेड बैच है सभी पीजीटीज के लिए, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डिटेल्स के लिए क्वेरी है अगर, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से आप पूछ सकते हो। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डायरेक्टली। 26 क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े प्यारे से होते हैं, बार बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जो हमारा लीड करेंगे ना, जो हमें लीड देंगे, वो यही क्वेश्चन हैं जो हमें लीड देंगे आगे जेआरएफ के लिए। देखो, अरेंज द रेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जितने भी आरबीआई के रेट्स हैं भाई साहब, ऐसा प्यारा सा क्वेश्चन है ना, बार बार पूछ लेता है इस टाइप का क्वेश्चन। अगर ये नहीं पूछेगा तो बैंक रेट, रेपो रेट, कुछ और पूछ लेगा। तो यहां से देखो पूछा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो दिसंबर 2022 के रेट्स थे उनको पूछा गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। जिसका वेटेज मतलब जो ज्यादा है वो पहले रहेगा, बाकी जो स्मॉल परसेंटेज है वो कम बाद में रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन चाहे दिसंबर 2022 का हो चाहे अभी का हो, क्रोनोलॉजी सेम रहेगी सबकी, है ना। तो क्योंकि रेट्स अगर थोड़े बहुत ही बढ़ेंगे तो क्रोनोलॉजी तो सेम ही रहेगी। चलिए, तो सीआरआर देख लीजिए उस समय सीआरआर। और अगर हम बात करें अभी का भी, अब अभी का लेके चलिए एज ऑन मार्च। सीक्वेंस सेम ही रहेगा क्योंकि रेट्स तो सेम ही सीक्वेंस रहेगा उनका, है ना। एज ऑन मार्क्स ये डाटा आपका दिसंबर के लिए काम आएगा, तो इसलिए आज आपको करवा रहे हैं एज ऑन मार्च। मार्च मतलब कहने का मतलब जो अभी तक अप्रैल चल रहा है, तो वो डाटा है ये। सो कैश रिजर्व रेशो अगर हम बात करें 4.5% याद रहेगा। रेपो रेट 6.50। ठीक, और नेक्स्ट है आपका बैंक रेट। बैंक रेट थोड़ा सा ऊपर होता है हमेशा रेपो रेट से, है ना। क्या डिफरेंस है इसमें, ये भी हम लोग एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। रिवर्स रेपो रेट 3.35 कांस्टेंट है लगातार 1.5-2 सालों से। नेक्स्ट आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25%। तो ये है क्रोनोलॉजी, तब दिसंबर 2022 में भी सेम था, अभी का भी सेम है कि नेक्स्ट आपको एग्जाम में अपने काम आएगा। ठीक, तो सबसे ज्यादा जो है वो है हमारा बैंक रेट, तो सी सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट है हमारा रेपो रेट, दैट इज 6.5, तो बी उसके बाद आएगा। नेक्स्ट है हमारा 6.25 ई। ठीक है, CBE तो हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, थर्ड, है ना। तो आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस इनको छोड़ना मत, क्योंकि यही आपका जेआरएफ क्लियर करवाएंगे। तो इसको फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये करंट डाटा है जो एज ऑन मार्च या फिर अभी का कह लो, अगर अप्रैल में भी देखें तो यही रेट अभी बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है टी बिल। अब इस टाइप का क्वेश्चन ना पहले ट्रेजरी बिल्स से पूछता नहीं था कि सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी, इंट्रोडक्शन इनका, थोड़ा डीप पूछा है यूजीसी। क्या करता ना, आप 50 क्वेश्चन नॉर्मल रखता है, 20 to 25 क्वेश्चन हर बार में ऐसे देगा जिसमें आपकी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग वहां पे जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको, डीप एनालिसिस की। बस वही डिसाइड करता है आपका जेआरएफ। नेट तक भी पहुंच जाओगे, है ना, नेट के आसपास भी पहुंच जाओगे, लेकिन जेआरएफ क्लियर करता है ये 20 से 25 क्वेश्चन जो नए क्वेश्चन है और जो आपने एडिशनल पढ़े हुए हैं जो बाकी उन्हें नहीं पढ़े हुए, है ना। चलिए, टी बिल, ट्रेजरी बिल्स देख लीजिए और इनका डेट ऑफ इंट्रोडक्शन देख लीजिए। तो जो सीक्वेंस है डेट का, पहले वो देख लेते हैं हम लोग डायरेक्टली। एड हॉक ट्रेजरी बिल इंट्रोड्यूस हुआ 1958 में। ठीक है, 1958। उसके बाद 28 डेज ट्रेजरी बिल जो गवर्नमेंट के। सो उसके बाद 1998 नेक्स्ट आपको 14 डेज ट्रेजरी बिल 1997। अब इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि डेट्स इतनी आसपास की पूछी हुई हैं। नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल्स हैविंग मैच्योरिटी पीरियड 364 1992। नेक्स्ट आपका 182 डेज, 182 डेज आया था 1986। अब अगर आपने डीप स्टडी करी हुई थी तब भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी स्टडी, मतलब कौन सा सीक्वेंस कैसा रहेगा। हाँ, अगर अगर आपको एक दो का भी पता है तो मे बी
हो सकता है कि आपका सीक्वेंस बन जाए। तो सपोज करो आपको कि ये पता है कि सबसे पहले 1958 में ट्रेजरी बिल, एडहॉक ट्रेजरी बिल आया था, तो आप ये सीक्वेंस सेट करोगे जिसमें ए सबसे पहले है। ठीक है, ये ए यहाँ पे है, तो ये दो ऑप्शन आपके लिए कट गए है ना। अब नेक्स्ट ये देखो कि उसके बाद क्या ऑप्शन आता है हमारे पास, 1986 है ना, ई आता है हमारे पास, ई। तो ई तो इसमें ही है, तो हमारा सीक्वेंस बन गया, जो सेकंड है वो करेक्ट होना चाहिए है ना। तो एलिमिनेशन मेथड जो मैच द फॉलोइंग से या फिर मैच द लिस्ट वन लिस्ट टू है, इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे, बहुत सटीक बैठता है ये वाला मेथड। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, डेट्स हमारे पास आ गई हैं और सीक्वेंस जो है वो सेट बन गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। चलिए, और ज्यादा प्रूफ भी नहीं करना वहां पे, हमें तो आंसर चाहिए है ना। चलिए, जब आंसर निकल गया, बाकी आगे सॉल्व आउट करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस बार जो है शिफ्ट वन में क्रोनोलॉजी बहुत पूछी। अब उम्मीद है कि शिफ्ट जो बी हुआ था उसमें उसमें भी कुछ क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के थे है ना। अब देखते हैं कि लेवल इसका या उसका किस में ज्यादा क्वेश्चन इजी रहेंगे। अभी ये भी फटाफट से क्लियर कर लेते हैं पहले। चलिए, अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, स्टार्टिंग ओल्डेस्ट रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ मनी से रिलेटेड। तो इसका भी जो एक पूरा थ्योरी ऑफ मनी का सीक्वेंस है वो देख लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इसको ठीक अपने पास स्क्रीनशॉट में नोट डाउन कर लीजिएगा, थ्योरी नेक्स्ट में भी काम आएगी। नेक्स्ट में ये ना पूछ ले डॉन पेटिंगटन की थ्योरी कब आई थी, है ना, तो ये इंडिविजुअल भी ना पूछ ले। तो जॉन पेटिनकिन 1956, इरविन फिशर की थ्योरी 1911, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। नेक्स्ट है आपका शिकागो जो वर्जन है फ्रीडमैन का, वो आया था 1960। तो इनकी जो क्यूटीएम की जो एक थ्योरी थी, जो रीस्टेटमेंट का क्यूटीएम का, वो भी 1956 में आया था। लेकिन ये बात कर रहे हैं यहाँ पर डिमांड फॉर मनी की, वो बुक इनकी पब्लिश हुई थी नवंबर 1960। नेक्स्ट मार्शल, मार्शल को जो मैंने जो पार्शियल एनालिसिस है ना डिमांड कर्व वगैरह, वो तो 1890 में आ गया था, लेकिन ये डिमांड फॉर मनी पूछ रहा है 1923 के आसपास। नेक्स्ट आपका केंज की थ्योरी 1932 1936 के बीच। चलिए क्रोनोलॉजी सेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया जी फिशर, है ना, इरविन फिशर, तो बी है वो सबसे पहले आ गया। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास फिशर के बाद फिशर, उसके बाद मार्शल, मार्शल का क्या है डी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास केंज 1930, दैट इज ई। और फिर उसके बाद हमारे पास है पेडनकिन ए, एंड देन आफ्टर ऑल सी। तो बी डी ई ए सी जो सीक्वेंस है करेक्ट है, बी डी ए, बी डी ई ए सी, है ना सेकंड। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एक या दो भी पता है तो भी चांसेस है वहां पे आपकी जो क्रोनोलॉजी है बन सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो लॉनेबल फंड थ्योरी से है। लॉनेबल फंड थ्योरी में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिमांड फॉर लॉनेबल फंड और सप्लाई ऑफ लॉनेबल फंड, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। हालांकि डिमांड फॉर लॉनेबल फंड कहने का मतलब है कि हम लोग लोन की डिमांड क्यों कर रहे हैं, और सप्लाई ऑफ लॉनेबल फंड मतलब ये है कि फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग फंड फॉर लोन, स्पेशल लोनेबल फंड। तो लोनेबल फंड के लिए बस दो चीज याद रखना, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक, तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपका सारा डायग्राम से बन जाएगा। और अगर आपने लोनेबल फंड थ्योरी को एक बार भी पढ़ा हुआ है तो इसमें आप लोगों ने ये सब चीजें डिस्कस की होंगी। फिर भी देख लीजिए, जितने भी अपवर्ड कर्व्स हैं ये है सप्लाई, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। जितने भी डाउनवर्ड कर्व है वो है हमारे डिमांड फॉर लोनेबल फंड। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। नंबर वन है डिसहोल्डिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। अब क्वेश्चन में क्या आ गया, मेजर सोर्स। जो डिसहोल्डिंग है ना, हम अपने पास से पैसा जो है रिलीज कर रहे हैं किसी और को दे रहे हैं, वो एक मेजर सोर्स है कह रहा है लोनेबल फंड का। अब देखो ये बात तो श्योर है कि जो डिसहोल्डिंग है वो लोनेबल सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड का एक पार्ट है। लेकिन ये जो मेजर सोर्स है ना, मेजर सोर्स नहीं है। लोनेबल फंड थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, सेविंग को ये लोन सेविंग को जो है ना ये मेजर सोर्स मानते हैं सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड का। ये जो सेविंग है, ठीक है, इसको मेजर सोर्स माना गया है इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। डिसहोल्डिंग सोर्स तो है सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड का, लेकिन मेजर नहीं है। मेजर क्या है, सेविंग। तो इसलिए ना ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट कर दिया। हालांकि यूजीसी भी इस टाइप के गेम क्यों खेलता है पता नहीं, हालांकि सोर्स तो है लेकिन यहाँ एक वर्ड यूज कर दिया मेजर। नेक्स्ट, डिमांड फॉर होर्डिंग इज इनवर्सली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट। दूसरा कह रहे हैं जो होर्डिंग की डिमांड है वो इनवर्सली रिलेटेड है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। दोबारा देखते हैं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपकी होर्डिंग है इनवर्ट। ठीक है, ये जो कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो इनवर्स रिलेशन बन गया। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वैसे ही डिमांड फॉर होर्डिंग बढ़ेगी।
है ना। चलिए नेक्स्ट, इक्वालिटी बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। लोनेबल फंड की डिमांड एंड सप्लाई में इक्वालिटी कह रहा है, इज द ओनली कंडीशन। बस एक टर्न यहाँ पे एक और वर्ड यूज कर दिया इसने, बड़ा दिमाग से बनाया क्वेश्चन ये वाला। कहता है ओनली कंडीशन रिक्वायर फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए इनका इक्वल होना जरूरी है, कह रहा है ओनली। अगर ये इक्वल है तो स्टेबल डिमांड आ जाएगा। देखो, अगर ओनली की बात कही है तो ये अनस्टेबल भी हो सकता है, स्टेबल नहीं अनस्टेबल भी हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी तरह के कोई गुड्स हैं या फिर जो स्पेशली कई कई केसेस में हमारा जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड हो जाता है, सप्लाई कर्व है डाउनवर्ड हो जाता है, तो इस केस में क्या हो जाता है, ये स्टेबल नहीं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो यहाँ भी आपका लोनेबल फंड की सप्लाई और लोनेबल फंड की डिमांड तो इक्वल हुई, है ना, इक्वालिटी आई, लेकिन हाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं बन पाएगा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। आई होप कि समझ पा रहे हो। तो इसमें जो वॉलरस का है ना, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक बार वो पढ़ लीजिए। अगर ये वर्ड ओनली यूज नहीं होता फिर वो करेक्ट था, अगर ओनली वर्ड नहीं यूज होता तो कह रहे इक्वालिटी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई और लोनेबल फंड। तो सिर्फ इक्वालिटी आने से, तो इक्वालिटी तो इसमें भी आ रहा है और इक्वालिटी इसमें भी आ रहा है ना, तो ये दोनों के इक्वालिटी आने से ओनली कह रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। बल्कि ऐसा नहीं है, अगर ये इस टाइप का कंडीशन है जिसमें डिमांड को नीचे से टच करेगा सप्लाई कर्व को, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है ना। तो अभी तक हमारे पास बी ठीक है। नेक्स्ट, विक्सल वाज वन ऑफ द प्रोपाउंडर्स ऑफ द थ्योरी। विक्सल, नट विक्सल की थ्योरी मेनली जो प्रोपाउंडर थे वो नट विक्सल ही थे इसके, है ना। तो डी भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। नेक्स्ट, तो इसमें से डी बी, ए तो है नहीं, ये हट गया हमारा, ये भी हट गया, ठीक। इधर सी है तो बी नहीं है, तो ये भी हट गया हमारा, बस एक ही बचा हमारे पास। नेक्स्ट, इट इंट्रोड्यूस्ड मॉनेटरी फैक्टर इनटू द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। मॉनेटरी फैक्टर्स होते हैं जहां पे पैसों का लेन देन है ना। तो जितना भी ये इन्वेस्टमेंट है ये पैसों का लेन देन है, सेविंग है पैसों का लेन देन है, तो मॉनेटरी एलिमेंट्स आ गया। तो मॉनेटरी एलिमेंट्स है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, तो ये भी करेक्ट है। तो बी डी ई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक, थर्ड ऑप्शन। चलिए, तो लोनेबल फंड थ्योरी ओरिजिनली स्वेडिश इकोनॉमिस्ट नट विक्सेल ने दी थी, और इसमें और भी चीजें हैं, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसकी डिमांड फॉर लोनेबल फंड क्या क्या इसकी सोर्सेस है, ठीक है। मेन सोर्स इन्वेस्टमेंट है डिमांड का। चलिए, होर्डिंग हो गया, उसके बाद डिस सेविंग हो गया। डिस सेविंग इज अ पार्ट ऑफ डिमांड फॉर लोनेबल फंड। डिस सेविंग कहने का मतलब है कि हम लोग कंजप्शन जो कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड में सेविंग जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेजर सोर्स है, जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। और चलिए नेक्स्ट, डिसहोर्डिंग, हालांकि क्वेश्चन पूछा गया था डिसहोर्डिंग इज द मेजर सोर्स, इसलिए वो गलत हो गया, ठीक। और डिसइन्वेस्टमेंट एक पार्ट है, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, बैंक मनी ये भी पार्ट है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अजम्पशंस ऑफ एरोज कंडीशंस ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर की थ्योरी अगर पड़ी हुई है, हमने बहुत पहले इसको फ्री जो वीडियोस होती है ना यूट्यूब पे, उसमें भी डाला था, एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। कुछ नहीं था उसमें, 5 कंडीशंस की थी, और 5 कंडीशन में भी कौन कौन से कंडीशन यहाँ पूछे गए, सभी पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। तो एरो की कंडीशन में नंबर 1, रिस्पॉन्सिवनेस टू इंडिविजुअल प्रेफरेंस, ये बिल्कुल करेक्ट है। एक जो 5 कंडीशन है ना उसमें से एक है। नेक्स्ट है इम्पोजिशन, इम्पोजिशन नहीं है, नॉन इम्पोजिशन है, इम्पोजिशन नहीं है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, डिक्टेटरशिप नहीं है, नॉन डिक्टेटरशिप एक कंडीशन है, बल्कि डिक्टेटरशिप नहीं है। नेक्स्ट, ट्रांसिटिविटी और कंसिस्टेंसी ये भी है, और इंडिपेंडेंट ऑफ इरिलीवेंट ऑल्टरनेटिव ये भी है। तो हमारे पास ए डी ई, ए डी ए डी ई, तो हमारे पास कहाँ आ रहा है ये, है ना, फोर्थ वन ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, ए डी ई। आइए देखते हैं इस थ्योरी को और डिटेल में। तो ये 4 और 5 तरह की जो कंडीशन है वो देख लीजिए। नंबर 1 है ट्रांसिटिविटी और कंसिस्टेंसी, नंबर 1 है। लास्ट टाइम अब जो नेक्स्ट एग्जाम बनेगा ना उसमें शायद सीक्वेंस ना पूछ ले। और नेक्स्ट जो बनेगा आपका रिस्पॉन्सिवनेस, जवाबदेही, रिस्पॉन्सिवनेस बन गया सेकंड। तो स्क्रीनशॉट लेना होता है तो स्क्रीनशॉट भी फटाफट ले लीजिए। और वीडियो को बेटर रहेगा कि अगर आप थोड़ा क्वालिटी में देखो, 480p में देखो या फिर 720p में देखो तो बेटर रहेगा, उससे ऊपर देखो अगर फुल एचडी है तो। चलिए, इंडिपेंडेंस ऑफ इरिलीवेंट ऑल्टरनेटिव ये हो गया थर्ड, और उसके बाद हो गया हमारा फोर्थ नॉन इम्पोजिशन, और फिफ्थ हो गया कंडीशन ऑफ नॉन डिक्टेटरशिप। तो क्वेश्चन तो यही पांचों थे, है ना, लेकिन थोड़ा बहुत नाम चेंज थे। चलिए क्वेश्चन 31।
व्हाट डज द केस ऑफ इमिसराइजिंग ग्रोथ स्टेट्स? इमिसराइजिंग ग्रोथ जगदीश भागवती का कॉन्सेप्ट, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, अब से नहीं, बहुत पहले से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैच द फॉलोइंग कई कई पूछते थे, तो इसलिए बोला है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। चलिए, तो इमिसराइजिंग ग्रोथ जगदीश भागवती का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी नेशन का, बहुत अच्छे से सुनिएगा इस बात को, जैसे जैसे नेशन ग्रो करता है, उसका ट्रेड बढ़ता है या फिर वो, ठीक है, उसका जीडीपी बढ़ता है, तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड उस कंट्री के वर्स होते जाते हैं, क्योंकि ये स्पेशली बात करता है यूडीसीज की, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, अनडेवलप्ड कंट्रीज है उनकी। जैसे अनडेवलप्ड कंट्रीज है, वो एक्सपोर्ट करते हैं चीप गुड्स का और इंपोर्ट करते हैं महंगे गुड्स का, तो इसमें क्या होता है, उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटोरेट हो जाता है, क्योंकि इंपोर्ट की जो वैल्यू है वो ज्यादा और एक्सपोर्ट की वैल्यू कम होती है। ठीक, तो इसमें उस देश का नुकसान हो रहा है, उस देश का वेलफेयर कम हो रहा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहली बात ये तो, रिचर नेशन की तो बात ही नहीं करता, रिचर नेशन को तो काट दीजिए, यूडीसीज है। दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, बस आंसर आपका आ जाएगा। अगर आपने एक बार थ्योरी पढ़ी, डिटेल में नहीं पढ़ी, तब भी एलिमिनेशन मेथड से आप इसको कर सकते हो। ग्रोथ इन पुअरर नेशंस वुड एक्चुअली बी सेल्फ डिफीटिंग। जो ग्रोथ है उनको सेल्फ डिफीट कर रहा है या फिर सेल्फ प्रमोट कर रहा है। ठीक है, इनका जो ग्रोथ है खुद के लिए हानिकारक है। ठीक है, जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है डिटेरियोरेट हो रहे हैं, तो सेल्फ डिफीटिंग है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट में भी आने के चांसेस बिल्कुल है। ठीक, तो सेकंड जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो थ्योरी इमिसराइजिंग ग्रोथ जगदीश भागवती का कॉन्सेप्ट है, और मेनली इसमें यही है, जब भी ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड से जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है हमारे, ठीक है, उस नेशन के जो एलडीसी है वो उसके, चलिए एक बार देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट। ट्रेड से लेवल ऑफ आउटपुट तो बढ़ेगा इन द ग्रोइंग इकोनॉमी, एंड वेल्थ इफेक्ट में भी पॉजिटिव, वेल्थ भी क्रिएट हो रहेगा, बट ट्रेड जो है वो डिटेरियोरेट रहेंगे, टर्म्स ऑफ ट्रेड में गिरावट आएगा व्यापार के शर्तों में। ठीक है, तो वेलफेयर में जो होगा नेट डिक्लाइन होगा। ठीक, तो इमिसराइजिंग ग्रोथ किसने दिया है? जगदीश भागवती, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन ओलिगोपोलिस्ट मार्केट? भैया चार कॉन्सेप्ट कर लेना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोलिस्टिक और एक मार्केट और मोनोपोलिस्टिक। चार हो तो गए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, और ओलिगोपोली के बाद डिओपोलिसी थ्योरीज, है ना। इसमें से श्योर आना ही आना है क्वेश्चन, कोई ऑप्शन है ही नहीं। देखो, ओलिगोपोली मार्केट से पूछा गया है, डिमांड फॉर ओलिगोपोलिस्ट मार्केट इज इनडिटर्मिनेट। आपको ये इंटरव्यू में पूछ सकता है कि मोनोपोली की सप्लाई कर्व क्यों नहीं होती, और ओलिगोपोली की डिमांड कर्व क्यों नहीं होती। हालांकि होती है, वो किंग शेप होती है, जहां हमको दो दो डिमांड कर्व बनाने की जरूरत पड़ जाती है, एक मोर इलास्टिक एक लेस इलास्टिक। ऐसा इसलिए है, थोड़ा शॉर्ट में ये भी समझ लीजिएगा, काम आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनडिटर्मिनेट होता है, मुश्किल हो जाता है यहाँ डिमांड कर्व बनाने में। बिकॉज अगर एक फर्म्स, ये फर्म्स वन है, अगर ये प्राइस रिड्यूस करता है 2 रुपए से, 2 रुपए से प्राइस रिड्यूस कर देता है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस डिक्रीज करोगे तो डिमांड बढ़ेगा, है ना। लेकिन जो दूसरा फर्म्स है वो बहुत राइवल फर्म्स है, वो क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है, इसने 2 रुपए कम किया, वो 4 रुपए कम कर देता है ना, वो 4 रुपीज कम कर देता है, तो इसने प्राइस कम किया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड इसकी डिमांड बढ़नी चाहिए थी, बट डिमांड बढ़ गई इसकी प्रोडक्ट की, तो इसके प्राइस कम होने से इसकी डिमांड नहीं बढ़ी, डिमांड बढ़ गई किसी और की, क्योंकि उसने उससे भी ज्यादा प्राइस कम कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे इनडिटर्मिनेट है, थोड़ा सा ये अनियत हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है डिमांड कर्व ड्रॉ करने के लिए, है ना। जैसे सप्लाई कर्व थोड़ा मुश्किल हो जाता है मोनोपोली में, क्योंकि वो एक ही आर्टिकल को डिफरेंट डिफरेंट रेट पे डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर को बेच देगा, है ना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके, तो वैसे ही। चलिए, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली 2 सेलर्स। बिल्कुल ठीक है, 2 से 10 तक सेलर की संख्या हो सकती है ओलिगोपोली में। हाँ, किसी किसी बुक में आपको 2 से 15 भी मिलेगा, अगर एक सेलर है तो मोनोपोली है। नेक्स्ट, तो ये भी करेक्ट है। द प्रोडक्ट में बी होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड। दो टाइप की ओलिगोपोली होती है, डिफरेंशिएटेड और होमोजीनियस, है ना। सेम सेम गुड्स भी बना सकती है और डिफरेंशिएटेड भी बना सकती है, मजेदार थ्योरी है ये तो। नेक्स्ट, देयर इज फ्री एंट्री इनटू द फ्री एग्जिट। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, परफेक्ट कंपटीशन थोड़ी ना है ना, तो यहाँ भी फ्री एंट्री और एग्जिट नहीं है। नेक्स्ट, आगे देखो, देयर इज एन इंपोर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है, डिफरेंशिएटेड मोनोपोली, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली है, डेफिनेटली देयर इज अ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट अप्लाई। ठीक है, तो ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आएगा, ए बी सी ई, ए बी सी ई, ए बी सी ई, तो ये वाला थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। ठीक, तो इस टाइप की थ्योरीज बहुत अच्छी थ्योरीज है, इनको आराम से पढ़ लीजिएगा। इस प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को, ठीक है, इनको
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो बैच वाली पीडीएफ हैं वो हमने यूज की हुई है यहाँ पे। तो आई थिंक इनका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा छोटा है, हाँ फिर भी अगर थोड़ा विजिबल है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, ये सारी अजम्पशंस है हमारी ओलिगोपोली मार्केट की। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी यूजीसी पूछने लगा है। ये क्या है ना, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉपुलेशन प्रोजेक्शन बनाया है, जो पार्ट किसका है, सेंसस ऑफ इंडिया 2011, एक अलग से प्रोजेक्शन लगाया है। अब उसको रिलीज किया है, इतने पेजेस का है ना वो पीडीएफ। तो आप क्या पढ़ो उसमें से क्या नहीं पढ़ो, हम कोशिश करेंगे उसमें जो मेन मेन चीजें हैं, टीएफआर वगैरह जो है मेन मेन होती है ना, उनको पूछता है, उसको करने। अगर आपने मान लो वो नहीं पढ़ा, फिर भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे? जाहिर सी बात ये है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, इसको गवर्नमेंट कम करना चाह रही है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसको बढ़ाना चाह रही है, लिटरेसी रेट इसको बढ़ाना चाह रही है। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन डिविडेंड्स वगैरह के, ये सब वही यूज हुए हैं यहाँ पे। मान लो कॉन्सेप्ट आप ये पढ़ के ही नहीं गए, 150 पेजेस का पीडीएफ नहीं पढ़ा आपने कुछ भी। अब देखो करना क्या है, कॉन्सेप्ट सिर्फ देख लीजिए, एक बार देखोगे तो 90% चांसेस है आपका यही आंसर आपका बन जाएगा। नंबर 1, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR is expected to decline in all state during 2011 to 2035। तो IMR बढ़ाएगा या कम करेगा? जाहिर सी बात है, IMR क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा। तो मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है ना, IMR करेक्ट। तो पॉपुलेशन में IMR, MMR और टोटल फर्टिलिटी रेट ये तो पढ़ोगी पढ़ोगी। नेक्स्ट, the average age of Indian is expected to be higher in 2030 compared to 2011। भैया 2036 में 2011 के मुकाबले बढ़नी चाहिए ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जाहिर सी बात है बढ़ेगी। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, कम तो नहीं होगी है? अगर कम होगी तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऐसा प्रोजेक्शन देगी ही क्यों जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो, है ना, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी फिर तो। नेक्स्ट, तो ए और बी बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है। अब देखो कि ए और बी किस में है। देखो, ए इसमें नहीं है, काट दो। अब बी इसमें नहीं है, ये भी हट गया, दो ऑप्शन रह गए। और नेक्स्ट, द क्रूड बर्थ रेट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ टोटल फर्टिलिटी। टोटल फर्टिलिटी बढ़ कहाँ रही है, टोटल फर्टिलिटी कम हो रही है लगातार, टीएफआर कम हो रहा है। तो क्रूड बर्थ रेट को बढ़ाना नहीं है, पॉपुलेशन को क्यों बढ़ाएगी या क्यों बढ़ाना चाहेगी गवर्नमेंट? तो एक रियलिस्टिक इसकी अजम्पशन यही है, पॉपुलेशन को, ग्रोथ को कम करना चाह रही है। तो क्रूड बर्थ रेट क्यों बढ़े? तो सी बिल्कुल करेक्ट नहीं है। जिसमें भी सी नहीं है और जिसमें भी सी है उसको हटा दो। देखो सी इसमें है तो ये हट गया, बस बचा क्या हमारे पास 2। क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये, अगर आपने नहीं किया तब भी। चलो, द क्रूड डेथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज। जो क्रूड डेथ रेट है ये एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज ओविंग द चेंजिंग एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। फिर हम देखेंगे इसको उसमें क्या हुआ है, लेकिन क्रूड डेथ रेट जो इसमें बोला है, ये बोला है इंक्रीज। ठीक है, अब लेकिन हमें यहां तक आंसर उसका मिल चुका है जो हमें आंसर मिलना चाहिए था। नेक्स्ट आपका, एज पर प्रोजेक्ट सेक्स रेशियो द पॉपुलेशन इन 2036 इज एक्सपेक्टेड टू मोर फेमिनिन। अब जाहिर सी बात है, जो सेक्स रेशियो है वो भी थोड़ा इंप्रूव होगा आज के मुकाबले बाद में, तो सेक्स रेशियो भी इंप्रूव होगा ऐसा ही माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास ए बी ई बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी आपको स्क्रीनशॉट क्या लेना है, जो आगे ये दिखा रहे हैं, ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल है, सेंसस ऑफ इंडिया पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया स्टेट 2011 टू 2036, बिल्कुल ऑथेंटिक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी चीजें इसमें जो डिस्कस किया ना हमने क्वेश्चन में, वो सभी चीजें आ जाएंगी। चलिए, तो जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं वो भी देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ सार्क। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। जो सार्क के नेशंस हैं, सार्क हम लोग अगर बात करें, जितने भी मेंबर्स हमने किए ना, ये जितने भी हमारे ग्रुपिंग्स हैं, सार्क तो इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है भाई। सो इंडिया मेंबर है, पाकिस्तान मेंबर है, श्रीलंका मेंबर है, अफगानिस्तान, चाइना जो है मेंबरशिप लेना चाहता है, लेकिन भैया डोमिनेंस पावर अभी इंडिया की है वहां पे, तो इसलिए ये नहीं है मेंबर, लेकिन हालांकि मिलेगी भी नहीं। चलिए, तो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी, ये जो है डी बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी जो नेशंस हैं वो देख लीजिए, 8 दिसंबर 1985 को ये सेटअप किया गया था, और 8 मेंबर इसमें टोटल हैं। 8 अफगानिस्तान जो है 8th मेंबर है ना। तो बाकी तो इसमें देखने की और जरूरत नहीं है। और 8 मेंबर कौन कौन से ये भी देख लीजिएगा सार्क में।
सो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान, ये है। इसको ध्यान रख दीजिएगा, चाइना इसका मेंबर नहीं है। चलिए क्वेश्चन 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी और गवर्नमेंट बजट, यहां से क्वेश्चन भी आते ही हैं, आए भी हैं। अब देखते हैं कि बीओपी से क्या क्वेश्चन है। कह रहा है क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड क्या होता है, जो पॉजिटिव साइन बनेंगे हमारे बीओपी के, जो हमें फायदा देने वाले हैं। चलो देखो कि ये पॉजिटिव साइन कौन कौन से हैं। हालांकि यहाँ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दोनों में से ऐसा स्पेसिफिक नहीं पूछा। यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव्ड, हमने रिसीव्ड किया है यूनिलेटरल ट्रांसफर, किसी ने हमें पैसा भेजा है यूनिलेटरल ट्रांसफर, हालांकि ये करंट अकाउंट का पार्ट है, ये भी आ जाएगा क्वेश्चन। यूनिलेटरल ट्रांसफर जितने भी होते हैं वो करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं, तो बिल्कुल रिसीव हो रहा है, क्रेडिट साइड है। कैपिटल ट्रांसफर रिसीव्ड, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, जितने भी कैपिटल ट्रांसफर हमने रिसीव किए हैं वो, ठीक है, कैपिटल ट्रांसफर रिसीव हुए हैं, तो ये भी जो कैपिटल अकाउंट है, बट हमारा क्या है, क्रेडिट साइड है, इससे भी हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा। नेक्स्ट, इनकम पेमेंट इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, कोई हमने फैक्टर पेमेंट करी है बाहर फॉरेन में, तो हमारा नेगेटिव हो गया ना, वो नेगेटिव हो गया, ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज का हमने एक्सपोर्ट किया है, तो हम इनकम अर्न करेंगे। फैक्टर सर्विसेज है ना, वेजेस, हमने लैंड, लेबर, लैंड हमने दिया तो वेजेस मिलेगा, लेबर हमने यूज की, लैंड हमने यूज किया तो रेंट मिलेगा, लेबर यूज किया तो वेजेस मिलेगा, है ना। अगर कैपिटल यूज किया है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर इंटरप्रेन्योर या बिजनेस किया है तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर हमें रिस्क मिलेगा ये, तो वो पॉजिटिव साइन है, तो ये भी ऐड होगा। मर्केंटाइज इंपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट, इंपोर्ट करेंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा, नेगेटिव साइन, ये भी नहीं है। तो ए बी डी करेक्ट ऑप्शन है ना। तो बीओपी एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना, ये काम आएगा आपके। असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है, उसमें भी ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। चलिए नेक्स्ट, ये देख लीजिए, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, ये करंट अकाउंट का है, और ये वाला है कैपिटल अकाउंट का। हालांकि बहुत बेसिक है, आपको आता है, मैं जानता हूं। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 36। Which of the following used to judge the performance of instrument for environmental policy? Environmental policy के लिए कुछ परफॉर्मेंस है, उसको जज करना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ऐसा प्री डिसाइडेड आंसर कोई है नहीं, आपको खुद ही समझ के इसका आंसर देना है ना। अब 100% है कि ये यहाँ पे आपकी जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है वो यूज होना है। चलिए, इंश्योरिंग दैट ईच फर्म्स मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट, हर फर्म की मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट क्या होता है, एन एडिशनल कॉस्ट विच यू हैव टू पे फॉर द पोल्यूशन, जब पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसका जो एडिशनल खर्चा आ रहा है, उसको कह रहे हैं वो बराबर होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल डैमेज फ्रॉम पोल्यूशन, पोल्यूशन से जितना भी एडिशनल डैमेज हुआ है वो उसके बराबर होना चाहिए। तो आपने किया ना, मार्जिनल बेनिफिट्स, मार्जिनल कॉस्ट, जैसे सोशल मार्जिनल बेनिफिट, ये सोशल मार्जिनल कॉस्ट, तो ये बराबर होने चाहिए। तो यहाँ भी वही चीज है, अबेटमेंट कॉस्ट और डैमेज जितना हुआ वो दोनों बराबर है, तो बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, बढ़िया है, दोनों इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अचीविंग इक्वालिटी ऑफ मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट अक्रॉस पॉल्यूटर्स, जितने भी पॉल्यूटर्स हैं, जिन्होंने भी पॉल्यूशन क्रिएट किया है, उन सबको इक्वल मार्जिनल बर्डन आना चाहिए सब पे, ठीक है, अच्छी बात है, सब पे इक्वल बर्डन आएगा। नेक्स्ट, तो अगर दो ठीक हो गए तो जाहिर सी बात है हमारा ऑल ऑफ द अबव आने के चांसेस है। मिनिमाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ द एक्सटर्नैलिटी ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी या पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, जो कॉस्ट है ना एक्सटर्नैलिटी, वो कम होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है ना। तो ऑल ऑफ द अबव बन गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन था, प्री डिसाइडेड आंसर इसका, ठीक है, शायद ही आपको कहीं मिले, ठीक है, ये तो ओपन एंडेड क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में काफी आए, तो बहुत पॉजिटिव साइन है बच्चों के लिए, तो लेकिन हाँ थोड़ा अटपटे से क्वेश्चन आए। अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है। फ्लिप कर, ट्रेड ऑफ बिटवीन वेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कैसा रिलेशन, इनवर्स और पॉजिटिव, करेक्ट, इनवर्स रिलेशन, तो फर्स्ट का फर्स्ट है। एलिमिनेशन मेथड यूज करो, ये हट गया, ये हट गया ना, दो आंसर हो सकता है क्योंकि ए का फर्स्ट। सिंडले फिरास, सिंडले फिरास का एक कॉन्सेप्ट था टैक्सेशन, कैनन्स ऑफ एक्सपेंडिचर, है ना, और कैनन्स ऑफ टैक्सेशन जो था वो स्मिथ का कॉन्सेप्ट था, लेकिन यहाँ दिया हुआ है टैक्सेबल कैपेसिटी, चलो पब्लिक फाइनेंस से जुड़ा हुआ है टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर, तो हम लोग इसका फोर्थ कर लेते हैं, दैट इज फोर्थ। नेक्स्ट, मोदी गिलियानी का जो कॉन्सेप्ट है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस,
है ना, 1950 में क्वेश्चन ये आया था, तो थर्ड। और उसके बाद नेक्स्ट पिगू मनी इल्यूजन। हालांकि जो मनी इल्यूजन कॉन्सेप्ट है ओरिजिनली गिवन किसके बाद, फिशर ने दिया था। ये कॉन्सेप्ट भी पहले आ चुका है, फिशर का कॉन्सेप्ट है ना। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो इसको टोटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें सभी थ्योरीज हैं, ठीक है। और पिगूज इफेक्ट, जिसको रियल बैलेंस इफेक्ट कहते हैं, जिसको पैटिनकिन ने भी बाद में यूज किया। चलिए आइए फिर देखते हैं, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी ना दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। एक जो नेक्स्ट हम करेंगे बाद में, वो मैच द फॉलोइंग्स। तो इसमें WTO के पहले तो नहीं आया था इस टाइप का क्वेश्चन, जितने मोड 1 2 3 4 है वो आया था। तो मोड्स 1 2 3 4 नेक्स्ट टाइम आ जाए फिर से कर लो। मोड 1 जो हमारा है वो है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए, और मोड 2 जो है, ठीक है, गेट्स का अंदर जो मोड 2 है वो आता है कंजप्शन अब्रॉड। जो भी कंजप्शन हम लोग फॉरेन, ठीक है, फॉरेनर्स जो है यहाँ पे कंजप्शन कर रहे हैं, या यहाँ वाले फॉरेनर्स की सर्विसेज कंजप्शन कर रहे हैं। मोड 3 में जो हमारा आता है वो है कॉमर्शियल प्रेजेंस। जितने भी सर्विसेज हैं वो कॉमर्शियलाइज, जिनका सर्विसेज का कॉमर्शियलाइज हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग वगैरह। मोड 4 में आता है टेम्पररी मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्संस। नेचुरल पर्संस की सर्विसेज, जैसे डॉक्टर की सर्विसेज, लॉयर, ठीक है, ये सब सर्विसेज इस टाइप की। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चारों। नेक्स्ट में काम आ सकता है कि मोड 2 में क्या है था, या मोड 4 में क्या था। इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का, दैट इज फर्स्ट का गेट्स वन क्रॉस बॉर्डर, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का हो गया फोर्थ, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फोर्थ, और उसके बाद थर्ड का हुआ हमारे पास सेकंड। तो सेकंड वन इसका करेक्ट नजर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हालांकि इसमें जितने भी आप लोगों ने किया है, इसमें ज्यादा मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी एग्जाम में। अब इसे फंक्शनल फाइनेंस किसने दिया है कॉन्सेप्ट, केंज। तो यहाँ पे सीधा बन गया हमारे पास सेकंड। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट, है ना। किसने दिया कॉन्सेप्ट, पीकॉक वाइसमैन। सो फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, वैगनर की थ्योरी, लॉ ऑफ स्टेट, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। नेक्स्ट अलोकेटिव स्टेबलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये थोड़ा सा नया है, बस चौथा रह गया जो मस्ग्रेव का, है ना। तो ये हो गया 4। तो हमारा जो सीक्वेंस है क्वेश्चन का 2 1 3 4, 2 1 3 4, दो तो हट गई ये वाले, 2 1 3 4, फर्स्ट जो है करेक्ट। चलिए बाकी और भी देख लीजिए वन बाय वन। ठीक, फंक्शनल फाइनेंस देख लीजिए, लर्नर और केज दोनों जुड़े हुए हैं। उसके बाद पीकॉक वाइसमैन जो है, ये तीन कॉन्सेप्ट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट, इंस्पेक्शन, कंसंट्रेशन, ये बार बार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या है, इंस्पेक्शन में क्या है, हालांकि ये बात अच्छे से आता है आप लोगों को, फिर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम अपने सेशन में भी काफी बार कर चुके हैं ये कॉन्सेप्ट। चलिए, वैगनर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है, वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, है ना। स्टेट की या फिर गवर्नमेंट की एक्टिविटी फास्ट होनी चाहिए। तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, हालांकि ये इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछेगा यूजीसी, हाँ, हम लोग नहीं सोच सकते। फर्स्ट पूछा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियरिंग हाउस अबेटमेंट ट्रांजेक्शंस। बीएससी में क्लियरिंग हाउस फंक्शंस शुरू हुआ था 1921 में। नेक्स्ट है इसका आपका सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 1993 में, तो 1994 है, तो ये भी करेक्ट है। चलो फर्स्ट का 3, सेकंड हो गया 1। नेक्स्ट स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, कॉमन ट्रेडिंग कमेंस्ड इन, स्क्रीन बेस्ड मतलब मोबाइल या ऑनलाइन बेस्ड, ऑनलाइन बेस्ड 1995, लेकिन यहाँ 1997 दिया हुआ है, आसपास की डेट है, तो हम लोग इसके साथ चलते हैं 1997। बीएसई लॉन्च फर्स्ट स्टॉक इंडेक्स विद 30 स्क्रिप्ट्स। तो हमारे बचा क्या है, सिर्फ 1986 ये। चलिए, तो हमारे पास थर्ड 1 2 4, थर्ड 1 2 4, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इसमें जो डिटेल्स हैं वो भी देख लीजिए। क्लियरिंग हाउस जो स्टार्टेड हुआ 2 फेब 1921 में, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट 1993, उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑनलाइन स्क्रीन 1995, और उसके बाद 30 कंस्टिट्यूटेड कंपनीज जो 1986 से। एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन कर लो। बीएससी का बेस ईयर पूछ सकता है ना, तो इसका बेस ईयर
1978 79 है, ये क्वेश्चन बन सकता है अभी। चलिए नेक्स्ट 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, लिस्ट वन लिस्ट टू। फिर से देखते हैं, ये जो एससीपी अप्रोच है ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, बाकी तो कहीं ना कहीं आपने देखे ही होंगे। ठीक है, एससीपी अप्रोच जो है ये न्यू क्लासिकल अप्रोच, रॉबिन्सन का मॉडल हो गया और भी इकोनॉमिस्ट का मॉडल हो गया, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी विलियमसन से जुड़ी हुई है। पब्लिक चॉइस थ्योरी जेम्स बुचनन की थ्योरी है, पब्लिक फाइनेंस में यूज होती है। हालांकि कभी थ्योरी तो नहीं पूछा है कि किसके बारे में है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इंडस्ट्रियल कंसेशंस, एच इंडेक्स देखा होगा आपने, हर्फनडाइल हिर्चमैन इंडेक्स, है ना। तो ये हो गया हमारा इधर। तो कॉन्सेप्ट जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं, सेकंड, फिर उसके बाद फोर्थ। ठीक, सेकंड फोर्थ, तो ए में ही जा रहा है हमारा सेकंड फोर्थ, ए के साथ ही चलते हैं, राइट आंसर है। लेकिन अब एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस, एससीपी जो कॉन्सेप्ट है ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने दिया हुआ है। देखो, चैम्बरलिन जुड़े हुए हैं, रॉबिन्सन जुड़े हुए हैं, ठीक है, बाद में जेएस बेन ने भी इसको यूज किया है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी विलियमसन की है, डेट याद रख लीजिए 1979। पब्लिक चॉइस थ्योरी बुचनन की थ्योरी है, और एच इंडेक्स, ठीक है, हर्फनडाइल और हिर्चमैन ने दिया है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 ना बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ पूछ लिया इस टाइप का क्वेश्चन यूजीसी ने। अब जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं किसकी, यूएनएफसीसीसी की, क्लाइमेट चेंज की, तो जितने भी ये कॉन्फ्रेंस थे, पहले इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इस बार आ गया है इस टाइप का क्वेश्चन। जितने भी सीओपीज हुए हैं वो, जो मेन मेन सीओपी है ना उसका हम लोग देख लेते हैं, ये चारों का। देखो 15 जो है सबसे पहले, 15, ठीक है, कोपेनहाइम में, तो ये हो गया हमारे पास 3। हालांकि इस टाइप का नया क्वेश्चन है, पहले इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बना था कभी। फिर सीओपी 21, सीओपी 21 पेरिस में, ठीक है, इधर पेरिस की तरह 4th नंबर पे। नेक्स्ट आ गया 13, 13 की तरह बाली, ठीक, बाली 1 पे। और नेक्स्ट आपका सीओपी 27, शार्मेल शेख इजिप्ट 2nd, ठीक है, 3412, 3412। हालांकि जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल अटपटा सा क्वेश्चन है, इतना कौन याद रखे कि कौन सा कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। हालांकि जो डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्रीज है और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस वो तो ठीक है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन भी नेक्स्ट में ना आ जाए, ये ध्यान रखिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टॉप 4 के पूछ लेता तब भी ठीक था, ठीक है, देखो 2022 में हुआ, 2021 में हुआ, उनको पूछ लेता तब भी ठीक था, लेकिन भैया पूरा ही पूछ लिया उसने। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मेन मेन आपको लगते हैं ना, मेन मेन जो है वो कर लीजिएगा। चलिए, तो सबसे फर्स्ट कौन सा हुआ था ये भी देख लीजिए। फर्स्ट हुआ था बर्लिन, जर्मनी में 1995 में। अब ये ना पूछ ले कि फर्स्ट कब हुआ था और कहां हुआ था। चलिए 44th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अगेन इंडिया में जो पोर्ट्स है ना, जितने भी पोर्ट एरिया हैं, अगर आप उन पोर्ट्स एरिया को भी जानते हो तो इजीली बन जाएगा। जैसे आपको पता है कि विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, तो बन गया आपका क्वेश्चन। आपको पता है कि कांडला कहाँ है या सेंटा क्रूज कहाँ है, एक एक आपको पता है या दो पता है, तब भी स्टोरी बन जाएगी। सेंटा क्रूज, ठीक है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक। अगर ये लोकेशन भी इनकी देख लो कि कौन सी लोकेशन कहाँ है तो भी बन जाएगा, या फिर जो स्पेशल जो ये एरियाज हैं वो कहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, तब भी आपको क्वेश्चन बन जाएगा। सेंटा क्रूज महाराष्ट्र 4th, ठीक है, तो 4th एक ही का है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है। कांडला, ठीक, अब कांडला देखो गुजरात, तो ये भी ठीक है, कांडला हो गया गुजरात में, फाल्टा हो गया वेस्ट बंगाल में। उसके बाद जो विशाखापट्टनम है, विजाक पोर्ट लिखा हुआ है, लेकिन विशाखापट्टनम दैट इज आंध्र प्रदेश, है ना, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 45, 45 में सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है। 45 में दिया गया है कि 1920 के हिसाब से जीबीए में शेयर इसका कितना है। तो जीबीए में शेयर, भैया ये भी थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, वो डाटा चाहिए। अगर डाटा आपने नहीं किया था तो अंदाजा लगाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर एलाइड का थोड़ा ज्यादा शेयर बनता है, 18% तो एग्रीकल्चर का टोटल है, उसमें से भी कुछ कुछ परसेंट एग्रीकल्चर अलाइड का होगा। इसमें माइनिंग भी ऐड होता है, माइनिंग एक्वायरिंग,
ठीक, तो माइनिंग क्वायरिंग का जो पोर्शन है वो सबसे कम होगा, इतना आइडिया लगा लीजिएगा। चलिए, तो सीक्वेंस आप उस हिसाब से भी लगा सकते हो। तो इसको देखिएगा, ये जो डाटा है 2019-20 का डाटा तो नहीं मिला, लेकिन ये 20-21 का डाटा है। ठीक, तो इसमें एक चेंज है बस, बाकी सब कुछ सेम है, क्रोनोलॉजी सेम बनेगी, सिर्फ एक चेंज है। प्राइमरी सेक्टर में देखो, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री 16.38, 16.38। मैन्युफैक्चरिंग देखो, मैन्युफैक्चरिंग 16.92, 16.92। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन 7.6, 7.6। फाइनेंस, ये इसका ज्यादा मेजर शेयर रहेगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर में भी ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं। जो सर्विस सेक्टर का पार्ट है दैट इज फाइनेंस, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज 23.7, 23.7। तो हमारे पास अगर हम बात करें, सबसे मेजर पोर्शन है डी, है ना, और उसके बाद माइनिंग एंड क्वायरिंग भी देख लेते हैं, ये सबसे कम होगा 2.37, 2.37, क्योंकि ये किसका पार्ट है, एग्रीकल्चर अलाइड का पार्ट है। चलिए अब देखते हैं सबसे मेजर शेयर किसका है, 23। डी तो सर रहेगा सबसे फर्स्ट, है ना, तो ये हट गया, ये हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एग्रीकल्चर अलाइड और मैन्युफैक्चरिंग 1920 में मैन्युफैक्चरिंग कम था थोड़ा सा, ठीक है, अभी देखो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन बस यही डाटा में गड़बड़ है कि 1920 के डाटा में नहीं मिला। ठीक, तो यहाँ पे ये मान के चलो अगर 16 करते हैं इसको, थोड़ा कम, लास्ट ईयर कम होगा तो इसके हिसाब से सीक्वेंस, ठीक है, तो यहाँ पे ये ए जो है वो ठीक रहेगा, हालांकि 1920 का डाटा हमें मिला ही नहीं, है ना, तो उस हिसाब से हम लोग इसके साथ ही चलते हैं, दैट इज डी, और फिर उसके बाद ए, और फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग दैट इज बी, फिर उसके बाद सी, और फिर उसके बाद ई। ठीक है, ए के साथ बस थोड़ा सा एक डाटा में मैनिपुलेशन हमने किया, वो जो 20-21 का डाटा था वो यूज किया है, 19-20 का अगर होगा तो सीक्वेंस ठीक रहेगा, है ना। फिर भी देख लीजिए, जो 20-21 का है ये नेक्स्ट एग्जाम में ना आ जाए, है ना, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बड़ी स्क्रीन में आपको दिख रहा है, बिल्कुल ऑथेंटिक है ये 20-21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। अब इसमें देखो क्या पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंट बुक्स, ओल्ड बुक से पहले, न्यू बुक से बाद में। तो जितनी बुक्स है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन है, हमें पता ही है ना, गॉड ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, और जो सेकंड थ्योरी है वो भी इन्हीं की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स 1759। पहली थ्योरी 1776 जो इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी 1942 शुम्पीटर। तो किस थ्योरी किसने दी है ये भी याद रख लीजिएगा। ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी जो है कार्ल पोलानी की थ्योरी। एफ्लुएंट सोसाइटी, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ भी चुका है, 1958। बुक किसकी है, जेके गैल्ब्रेथ की। चलो क्रोनोलॉजी सेट करते हैं, तो सबसे पहले थ्योरी हमारी बी आ गई, क्योंकि ये 1759 की थ्योरी है। नेक्स्ट 1776 की थ्योरी है, तो बी और ए ये तो सबसे पहले ही रहेगा, है ना, बी और ए। तो हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया, है ना। तो बाकी आपको आगे एक बार मैच कर लेना, अगर ऑप्शंस आपको टिपिकल लग रहे हैं, बाकी अगर नहीं कोई ऑप्शन मैच कर रहा, और बस सीधा इसी के साथ चले जाइए, जो सेकंड है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन 47। अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ WTO मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्रीज। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, जो नया है वो पहले और जो ओल्ड है वो बाद में। चलिए, तो जितने भी मिनिस्ट्रीज, ये जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं इन सबको याद कर लीजिएगा। पहले भी हम लोगों ने बोला कि भैया इनको थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दो, क्योंकि बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। न्यू से लेके ओल्ड तक हम लोग डिस्कस करते हैं। जनेवा नहीं पूछा, क्योंकि जनेवा पूछता भी नहीं है, जनेवा बार बार आया है, जनेवा बार बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए जनेवा का सीक्वेंस पूछता भी नहीं है। बाकी जनेवा को छोड़ दीजिए, बाकी सीक्वेंस पूछने के चांसेस पूरे हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे ब्यूनस एयर्स, ये अभी 2017 का जो है ये पूछा है, लेटेस्ट है ना, तो ये आ गया सबसे फर्स्ट पे, दैट इज ब्यूनस एयर्स, तो ये आ गया सबसे फर्स्ट, दैट इज डी रहेगा सबसे फर्स्ट में। उसके बाद देखो नैरोबी है, नैरोबी बिल्कुल है हमारा बी। नेक्स्ट उसके बाद हमारा बाली, बाली समिट है, बाली भी है, दैट इज सी। नेक्स्ट देखिए जिनेवा तो होगा नहीं, क्योंकि जिनेवा बहुत बार हो चुका है। हांगकांग भी नहीं है। नेक्स्ट कैनकन, कैनकन है, कनकन भी बिल्कुल है, दैट इज ए। फिर उसके बाद सीरीज में अगर आप पहुंचोगे, दोहा बिल्कुल नहीं है, सीटल है, तो यहाँ पे हो गया सीटल हमारा रह गया, दैट इज ई। तो ये तो खैर हमारे सामने लिस्ट है, तो बन गया, है ना। अगर आपको
मेंटल में अगर आपके माइंड में दो भी याद है तब भी आपका सीक्वेंस बन जाएगा। तो हमारा डी बी, अब देखो डी बी, या अगर आपको सिर्फ पता भी ये है कि सबसे पहले लेटेस्ट है वो ये वाला है ना, ब्यूनोस एयर्स, तो आपका सीक्वेंस तब भी बन जाएगा क्योंकि डी फर्स्ट में एक ही के है ना, तो सेकंड करेक्ट क्योंकि सबसे नया वही है। चलिए तब भी आपको बन जाएगा अगर आपको सीक्वेंस इतना नहीं पता है, अगर एक या दो भी अच्छे से पता है। चलिए आगे चलते हैं। ये मिनिस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस है, इनको नोट डाउन कर लीजिए 1996 से लेके अब तक। चलिए 48th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ बजट इन करेक्ट सीक्वेंस। बजट का सीक्वेंस क्या है? तो बजट का राइट सीक्वेंस है ना, ये देख लीजिए। नेक्स्ट में एज इट इज और ना पूछ ले कि थर्ड स्टेप कौन सा है, फोर्थ स्टेप कौन सा है, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट सबसे फर्स्ट आ जाता है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट है ना, इस सीक्वेंस को यही याद कर लीजिए, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ द टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो डी हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट जनरल डिस्कशन होता है बाद में, तो हमारा ये हो गया बी, इसको अच्छे से लर्न कर लेना भैया। नेक्स्ट स्क्रूटनी होती है बाय डिपार्टमेंटल कमिटी, स्क्रूटनी का लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो उसको छोड़ दो। नेक्स्ट वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, तो वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, वोटिंग ये हुआ ई। नेक्स्ट हमारा है पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएट बिल, है ना, तो ये हो गया हमारा पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएट बिल, दैट इज ए। लास्ट में हो गया पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, है ना, तो फाइनेंस बिल सी। तो ये हो गया हमारा डीबीई ए सी। तो डीबीई ए सी जो है ना किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन जो हो गया था ड्रॉप हो गया था। तो राइट ऑप्शन रहेगा डीबीई ए सी, हालांकि ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था, है ना। तो राइट आंसर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। इंडिकेट द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द टर्म्स एंड देयर इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया। चलिए देखते हैं सर, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार आ जाता है। सर्विस टैक्स 1994, एक्सपेंडिचर टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किया था 1956 1957 में, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले कार्लडोर ने किया था, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन गया है। स्टेट वेट, इसके साथ ही जो वेल्थ टैक्स है वो भी इंट्रोड्यूस हुआ था। और स्टेट 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ, हरियाणा सबसे पहला स्टेट था जिसने इंट्रोड्यूस किया था, है ना, ये याद रखिएगा। इनकम टैक्स ये जेम्स विल्सन के टाइम का इनकम टैक्स 1860 वाला इनकम टैक्स जब भी पूछेगा ना, वो 1961 वाला नहीं पूछेगा, वो 1861 वाला ही पूछेगा, क्योंकि सबसे पहले इंडिया में वही इनकम टैक्स वही बना था। चलिए नेक्स्ट है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, 1 जुलाई 2017, है ना। और ये क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि किसकी रिकमेंडेशन से था, थोड़ा कमेंट करिएगा कि किसकी रिकमेंडेशन थी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए क्रोनोलॉजी बनाते हैं। सबसे पहली जो क्रोनोलॉजी बनी है हमारी वो है हमारी डी, ठीक है, तो डी इन दोनों में है, बाकी दो को हटा दो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा दैट इज 1956, बी, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बनेगा जो दैट इज 1994, ए, डी बी ए, तो थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। बस इसी के साथ चलिए, तो जो डेट्स हैं वो भी देख लीजिए, डेट्स भी लिखी हुई हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका काम आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगेन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं, एक फिर असेंडिंग ऑर्डर है। हालांकि ये क्वेश्चन भी इतना टिपिकल क्वेश्चन पूछा है यूजीसी ने, अगर आपको पेपर भी दे दिया जाए तो डाटा को याद करो, 20 जो 8 9 स्टेट्स हैं उन और 28 और 29 स्टेट्स की स्टडी करो। हालांकि कुछ कुछ स्टेट्स इसमें जो स्टेट्स हैं वो उनका नहीं होगा, यूटीज का नहीं होगा, आपको स्टेट्स का ही मिलेगा। फिर देखो कैसे बनेगा, अगर आपको दे देना है कि ये डाटा करो तब भी पॉसिबल नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड डाटा है। तो डाटा को देख लो, CMIE डाटा है सितंबर 2022 का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा हर महीने बाद नया आता रहता है। अभी देखो इस लिस्ट में सबसे कम छत्तीसगढ़ है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है, जो कम है सबसे पहले, फिर उसके बाद वाला, उसके बाद है असम, ठीक। तो सबसे पहले हो गया छत्तीसगढ़, फिर हो गया असम, एंड फिर हो गया हमारे पास उत्तराखंड, दैट इज ई, और फिर हो गया हमारे पास मध्य प्रदेश, और लास्ट में रह गया हमारे पास गुजरात, दैट इज बी, ठीक। सी डी ई ए बी, लेकिन हाँ क्वेश्चन तो भैया कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोगों ने तो डाटा लिखा हुआ है तो हम लोगों ने फटक से कर दिया, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए क्वेश्चन इस टाइप का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि बन जाए
तुक्का मार के तो अलग बात है, बढ़िया बात है। सभी स्टेट्स का ये डाटा है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चन। इसमें मुझे पता है कि काफी टाइम लगा इस पे, और उम्मीद है कि काफी चीजें आपकी क्लियर भी हुई होंगी। नेक्स्ट मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट सेशन में पार्ट 3 के साथ, उसमें हम डिस्कस करेंगे 51 टू 75 तक। चलिए, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।